हम आपको बताते हैं बड़े इमाम बाड़े के बारे में, जिसे आसफी इमाम बाड़ा भी कहा जाता है। ये अपना, जैसा मैंने आपको अभी बताया, दौलत खाना बनवाने के बाद इन्होंने ये दोनों इमारतें बनवानी शुरू की। तो 1784 में ही वही किफ़ायतुल्लाह के बनाए डिज़ाइन से इसका निर्माण शुरू हुआ। और आपको शुरुआत में ही बता दूं कि ये एक आयताकार टाइप का हाल बनवाया जा रहा था, जैसा योगेश जी ने बताया था, योगेश प्रवीण जी ने, कि ये भी रूमी दरवाजे की तरह इसमें भी घुमावदार डाट बनाई गई हैं रोकने के लिए, और उन्हीं लखोरी और बादामी चूने की उससे इसको बना करके और डाटों को खड़ा किया गया। और डाटों के सहारे पूरी छत रुकी हुई है, ना उसमें कोई लोहा है, ना उसमें कोई लकड़ी है, ना किसी तरह के खंभे हैं रोकने के लिए, और वो घुमावदार डाटों से खड़ी हुई है। और उसकी छत है, छत के ऊपर भूल भुलैया बनी हुई है। अब ये आता है कि कमानदार डाटों पर जिन पर छत टिकी है और इसके ऊपर जो भूल भुलैया बनी है, ये कैसे बनी? तो ये किफ़ायतुल्लाह की कल्पना और उसके दिमाग की उपज थी, और उसने अपने दिमाग की सोच को साकार रूप दिया, जो नवाब साहब को बहुत पसंद आई। और ये इसमें ऊपर भूल भुलैया में 489 दरवाजे हैं, 489, 11 कम 500 दरवाजे हैं, जो उसका मधुमक्खी के छत्ते की तरीके से लगते हैं, जैसे उसमें हवा जाने का मुकाम होता है, उसी तरीके से इसमें भी हवा जाने का मुकाम बनाया गया। इसमें 84 के करीब सीढ़ियाँ हैं ऊपर तक जाने के लिए, और ऐसी व्यवस्था की गई है कि अगर अनजाना व्यक्ति कोई आ जाए, अनचाहा व्यक्ति कोई आ जाए, तो वो उसमें भटक कर रह जाए और जल्दी बाहर ना निकल पाए। ये इमारत जो है, ये इसमें ये भी विशेषता है कि ऐसे हवादार झरोके बने हुए हैं, जो झरोके बाहर से दिखते ज़रूर हैं, मगर उन झरोकों के पीछे खड़े होकर बाहर देखने वाला नहीं दिखता है। और लेकिन जो व्यक्ति झरोकों के पीछे खड़ा है, वो बाहर से आने वाले गेट, बीच में बहुत बड़ा लान है, और जो इसका सदर दरवाज़ा जो मेन गेट है, उससे जैसे ही कोई व्यक्ति अंदर घुसता है तो उन झरोकों से उसको नज़र आ जाता है, उसे देखा जा सकता है। और भूल भुलैया की दीवारें वो इस तकनीक से बनी हुई हैं कि भूल भुलैया की दीवारों में आप समझिए कि अगर कान लगाकर फुसफुसा कर भी धीरे से कोई बोले, तो दूसरी तरफ मुंह लगाकर, जबान लगाकर बोले, तो दूसरी तरफ खड़ा व्यक्ति कान लगाकर उसको सुन सकता है कि वो क्या कह रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात थी। और इसी भूल भुलैया में ये भी हम लोगों ने अनुभव किया कि अगर कोई रास्ता भूल जाए और सबसे ऊपर छत पे पहुंच जाए, तो छत से सीधे नीचे आने का एक रास्ता ज़रूर है, लेकिन वो कोई भी व्यक्ति ऊपर ही भटकता रहे, ऊपर जाने की नहीं सोचता, वो उसके अंदर ही भटकता रहता अगर रास्ता भूल गया। ऊपर की छत से पीछे मेडिकल कॉलेज और ये सब जिनका अस्तित्व है वो दिखाई पड़ते हैं। और इसमें एक बिल्डिंग के दाहिनी तरफ, इस इमारत के दाहिनी तरफ एक मस्जिद बनी हुई है, जिसमें 2 मीनारें हैं, और मस्जिद में गैर मुस्लिम का प्रवेश वर्जित है, लेकिन वो भी एक देखने लायक चीज़ है, और एक गुलदस्ते की तरह लगती है इस बिल्डिंग के सामने रखी हुई। और इसका लॉन बहुत खूबसूरत है, जिसमें तरह तरह के फूल और तरह तरह के पेड़ पौधे हैं। और ये दुनिया की शानदार इमारतों में, जैसे ताज आगरा में है, वैसे लखनऊ में इमाम बाड़ा है। और इमाम बाड़ा और भूल भुलैया के ही कारण लखनऊ की शान शौकत, लखनऊ का नाम, लखनऊ की शान दुनिया में कायम है। और जब लोग लखनऊ आते हैं तो इसको देखने ज़रूर आते हैं, दूर दूर से सुनकर, देश के और विदेश के भी लोग। और इसके रख रखाव पर उस ज़माने में, अशफुद्दौला के ज़माने में, 1784 में, 86 में, 90 में, उसके आसपास, ये 4 से 6 लाख रुपए सालाना इस पर खर्च आता था। हालांकि अब ये हमारी ऐतिहासिक धरोहरें
उतनी सुरक्षित नहीं है। हुसैनाबाद ट्रस्ट इनकी देखभाल करता है, लेकिन अभी कमिश्नर लखनऊ ने 4-5 दिन पहले, जो कि किसी समिट के सिलसिले में विदेशी लोग भी आने वाले थे, तो उस सिलसिले में उसका मुआयना और निरीक्षण करने गए डीएम और कमिश्नर, तो वहाँ देखा कि सीढ़ियाँ कुछ टूटी हुई थी, तो उन्होंने तुरंत उसको ठीक कराने का आदेश दिया। और इसमें लगवाने के लिए कुछ शीशे के झाड़ फानूस भी बाहर से मंगाए गए थे। यूँ कहिए कि विदेश से मंगाए गए थे, और उसको वो मंगवा के लगवाना चाहते थे, लेकिन उसके पहले अशफुद्दौला साहब का इंतकाल हो गया 1797 में, तो फिर भी उनको लगवाया गया। लेकिन आज वो नहीं है वहाँ पर जो चीज़ें लगवाई गई थी, क्योंकि बाद के नवाब गाजीउद्दीन हैदर, जो इनके उत्तराधिकारियों की पीढ़ियों में थे, वो पहले बादशाह भी यहाँ तब उस समय स्वतंत्र कर दिया था अवध को मुगली शासन ने, और कहा था आप ही लगान वसूल करके अपने हिसाब से करिए। तो और उनको जब ये बादशाह कहा गया, उन्होंने शाह नजफ का जब ये बनवाया अपना इमाम बाड़ा, जो कि कार्टन होटल के सामने और इधर सिकंदर बाग के आगे है, तो वहाँ शाह नजफ इमाम बाड़े में यहाँ से सारी चीज़ें और सारी ये झाड़ फानूस शीशे की ले जाकर वहाँ पर लगवा दी। तो इस तरीके से हमारा जो ये शाही, जो एक तरीके से इतना दुनिया की मशहूर इमारत है इमाम बाड़ा, उसका जो स्वरूप आज बचा है, वो भी हमारी ऐतिहासिक धरोहर के रूप में सुरक्षित रखा जाना चाहिए। और ये किसी भी तरह से इसको नष्ट होने से या ख़राब होने से या खंडहर के रूप में आने से इसको बचाया जाना होगा, बहुत ज़रूरी है। और शीश महल, जो मैं आपसे कह रहा था बाद में बताऊंगा, तो शीश महल जो है वो आसफी इमाम बाड़े के अपने आसफी कोठी जो है उनकी जनाब अशफुद्दौला साहब की, तो उस आसफी कोठी के जिसे दौलत खाना कहा गया, उससे लगा हुआ जो तालाब बनवाया गया था, जिसके चित्र भी आपको मैं दिखाऊंगा, तो उन चित्रों में भी से में अब तालाब की भी मरम्मत करा दी गई है। तालाब थोड़ा अच्छा दिखता है, लेकिन जो हालांकि पूरा इलाका अब उस तरीके का नहीं है, लेकिन शीश महल जहाँ बना था उस इलाके के आसपास भी मोहल्ला और बस्ती जो बस गई है, उसको भी लोग शीश महल ही अभी भी कहते हैं। और वहाँ छोटे छोटे शीशे के कटे हुए टुकड़े जड़े गए थे और आदमकद शीशों के फ्रेम बने थे, और उन फ्रेमों में कीमती पत्थर लगे थे इस सोने के फ्रेमों में। और इस महल में नवाब अशफुद्दौला का एक म्यूज़ियम भी था, एक संग्रहालय भी था, और वहाँ से चीन जापान से मंगवाई गई कलाकृतियाँ, तस्वीरें और तमाम सौगातें बहुत करीने से सजा कर रखी गई थी। इस महल में चांदी का भी बहुत इस्तेमाल हुआ था। कहते हैं अंग्रेज़ों ने जब 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के बाद जब लखनऊ को लूटा, तो यहाँ भी 44 मन के करीब उनको चांदी शीश महल से उन्होंने निकाली थी। 40 मन तो उन्होंने निकाली थी जो अब अमेरिकन लाइब्रेरी कहलाता है, जो चाइना बाजार गेट के पास जो सफ़ेद बारादरी जो थी, चांदी वाली कोठी कहलाती थी, उसमें से 40 मन। तो यहाँ से 44 मन। अब आप सोचिए कि कितनी चांदी और सोने का इस्तेमाल यहाँ पे शीश महल में हुआ था। ये एक तरीके से तालाब और शीश महल, ये संगमरमर का एक आरामगाह बनाया गया था, और उसमें सफ़ेद संगमरमर पर लाल रंग के बेल बूटे और नक्काशी जो दुनिया से आई तमाम डिज़ाइनों के आधार पर बनाया गया था, उसके ऊपर वहाँ पर महफिल लगती थी। वहाँ पर नर्तकियाँ उनके मनोरंजन के लिए बुलाई जाती थी, नृत्य करती थी, और गर्मियों में शाही महल के लोग यहाँ आकर रहा करते थे।
मतलब वहाँ पर अपना वक्त दोपहर में गुजारते थे और फिर तालाब के किनारे ठंडे पानी से होकर बहुत आती हुई ठंडी ठंडी हवा का लुत्फ़ उठाते थे और इनकी आरामगाह ठंडी बनी रहती थी। और इसमें तालाब के पास एक शाही हमाम खाना भी था। इस हमाम खाने में वैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, एक गर्म और एक में ठंडा फव्वारा लगा था जिसमें से गर्म और ठंडे पानी आते थे। एक पोशाक गाह थी, यानी कपड़ा बदलने की जगह थी, और चारों कोनों से 4 खम्भों से उठने वाली शहतीरों पर इसकी छत रखी हुई थी। और इस चौकोर हाल में श्रृंगार का सारा सामान रहता था, यानी उस समय औरतें उनकी बेग में जो श्रृंगार का सामान इस्तेमाल करती थी उस हमाम खानों में रहता था। और वहाँ सबसे बड़ी बात आपको ये बताते हुए मुझे ताज्जुब हो रहा है और फ़ख्र भी हो रहा है, लखनऊ के नवाबों की शान शौकत जिसको लोग कहते हैं नवाबी शान, तो वो लखनऊ की नवाबी शान की वहाँ पर जो बेग में थी उनके कपड़े नहाने के बाद गुलाब जल से धोए जाते थे और गुलाब जल से कपड़े धोकर वहीं सुखाए जाते थे। तो ये नज़ारा था उस ज़माने में अवध की शान शौकत का, और ये ज़माना था लखनऊ में आशफुद्दौला का और आशफुद्दौला की बनाई हुई इमारतों का। अगले एपिसोड में मैं इनके बाद आशफुद्दौला के बाद जो मैंने आपको बताया कि आशफुद्दौला के न रहने पर वज़ीर आले जो थे 97 से और 98 में 3-4 महीने के लिए नवाब बनाए गए थे जो उनके उत्तराधिकारी थे, लेकिन वो 4 महीने से ज़्यादा उनकी अंग्रेज़ों से पटरी नहीं खाई। वो बहुत ज़िद्दी किस्म के थे और अंग्रेज़ों का कंट्रोल, किसी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं चाहते थे, इसलिए अंग्रेज़ों ने उन्होंने कैद कर लिया। 17 साल तक वो कैद में रहे, उसके बाद ख़त्म हुए। तो जैसे ही उनकी 4 महीने में उनका शासन ख़त्म हुआ तो अंग्रेज़ बहुत होशियार थे। इन्होंने आशफुद्दौला की जो सौतेली माँ थी छतर कुंवर, जिनकी याद में छतर मंजिल बनी है, उनके वो बनारस चली गई थी शुजाउद्दौला के समय, तो उनके बेटे सादत अली को लेकर के आए और सादत अली खां उनका भी नाम था, तो वो उनको वहाँ से बनारस से लेकर आए और उनकी ताजपोशी किन्हीं शर्तों पर कर दी गई। उन्होंने वो सारी शर्तें भी मान ली। तो सादत अली खां के बारे में अगले एपिसोड में मैं आपसे चर्चा करूँगा। फिर सादत अली खां की बनवाई हुई इमारतों के बारे में चर्चा करूँगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि लखनऊ में इतनी इमारतें और इतनी ऐतिहासिक धरोहरें हैं कि सबका अलग अलग सिजरा पेश करना उतना आसान नहीं है, जितना कि सिलसिलेवार नवाबी शासन में किस नवाब ने क्या क्या बनवाया और कौन कौन सी इम्पोर्टेंट इमारतें हैं जो आपको बतानी न रह जाएं, उस आधार पर मैं आपको आगे ले चलूँगा। आगे आपको उसके बारे में मैं बताऊँगा। हाँ, एक शेर जो योगेश जी का मुझे याद आ रहा है, जो योगेश जी कहा करते थे कि हमें अपनी यादों में आबाद रखना, बहुत याद आएंगे हमें याद रखना। ये योगेश जी कहते थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी दिखाई हुई राह, उनका बताया हुआ इतिहास पुस्तकों में संकलित है। लखनऊ नामा, लखनऊ सदियों का सफ़र और तमाम और किताबें हैं जो लखनऊ नामा पर उनको नेशनल अवार्ड भी मिला था, और वही किताब उनके पद्मश्री का भी आधार बनी। वैसे तो उन्होंने काव्य और सब उपन्यास, कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे ना छोड़ा हो और ना लिखा हो जिसे, लेकिन जितना इतिहासविद के रूप में उन्होंने नाम कमाया, नाम पैदा किया, वो उनका नाम अमर है। और मैं उनको प्रणाम करता हुआ आपसे विदा लेता हूँ।